नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सीवीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से दोस्तों 50 से 60% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम हुआ है 28 जुलाई 2025 को आईटीआई सीवीटी का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है। तो जो 2026 में पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर होगा, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको दोस्तों 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 38 प्रश्न में देखिए आप लोगों का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में पोल कोर को जो लेमिनेट किया जाता है वो किया जाता है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि स्प्लिट फेज मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। देखिए स्प्लिट फेज मोटर के स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है वह आपकी 2 होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंक्रोनस मोटर के वी वक्र द्वारा किसे दर्शाया जाता है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर के वी वक्र द्वारा जिसे दर्शाया जाता है वह आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का संबंध होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि जल संसाधनों से उत्पन्न बिजली का नाम क्या है। तो देखिए जल से जो उत्पन्न होगा बिजली वो आपका हाइड्रो पावर कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर देखिए स्टेटर स्लाइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए जो विधि यूज किया जाता है वह आपका आरोपित आवृत्ति बदलने के द्वारा किया जाता है। छठा प्रश्न है कि ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या दर्शाता है। तो ओवर वोल्टेज रिले में जो पिकअप वोल्टेज होता है वह रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज को दर्शाता है। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए दोस्तों जो फार्मूला यूज किया जाता है ईएमएफ ज्ञात करने के लिए वो रहता है इक्वल टू 4.445 FT। दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर जैसे आप लोग लॉगिन होंगे ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा आईटीआई सीबीटी पेपर। आईटीआई सीबीटी पेपर में जाएंगे, वहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रीशियन चूज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत दोस्तों लगभग 8 से 10 सेट यहाँ पर डाले गए हैं, बिल्कुल फ्री में है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री रखा गया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है दोस्तों कि आप लोगों को निम्मी का मॉक टेस्ट देना जरूरी है तो आप लोग क्या करिएगा, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको निम्मी टेस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सेकेंड ईयर का टेस्ट चाहिए तो ले लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का टेस्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का टेस्ट मिल जाएगा। आप लोग मात्र 30-35 रुपये में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। आपकी अगर इच्छा है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर जा करके इसको टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सीवीटी पेपर चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री में दिया गया है, जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिनको निम्मी का पीडीएफ चाहिए आप लोग स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको फ्री और पेड दोनों पीडीएफ दिए गए हैं। आप लोग चाहे तो बिल्कुल फ्री में इस ऐप से तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आईटीआई का कोर्स भी है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों का 8वां प्रश्न आ चुका है। कह रहा है यहाँ पर कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोलर ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल जो ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है वह रहता है आपका सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा है स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार दिखाया गया है ये आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर। 11 नंबर क्वेश्चन है चित्र के अनुसार दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है ये सब एक्स पार्ट आपके हैं स्लिप रिंग। ठीक है, तो स्लिप रिंग के दोस्तों ये फिगर दिए गए हैं एक्स पार्ट वाले। कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। ये जो आपको कंट्रोल सर्किट दिया गया है ये जो यूज किया जाता है इंचिंग में किया जाता है।
ठीक है, तो इंचिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रोसेस प्लांट में उपयोग किया जाता है। तो एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रोसेस प्लांट में यूज़ किया जाता है ताकि रखरखाव मुक्त लंबा जीवन चले। ठीक है, 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि कंट्रोल पैनल बारे में प्रयुक्त DIN रेल का उद्देश्य क्या है। तो DIN रेल का जो मेन उद्देश्य होता है बिना स्क्रू के कंट्रोल एसेसरीज को माउंट करने के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट का नाम क्या है। तो ये जो आपको टेस्ट दिखाया गया है यह टेस्ट आपका कहलाता है शार्ट कम्यूटेटर टेस्ट। ठीक है, तो शार्टेड कम्यूटेटर टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। 16 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि DC कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर करंट की दिशा बदलना बेहतर क्यों है, क्योंकि यह मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की जो आवश्यकता है वो है आपका 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। देखिए 18 नंबर का प्रश्न कहा गया कि DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए जो DC जनरेटर होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पर कि AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह आपका रहता है सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120F/P। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न कहा गया कि विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा में रूप संग्रहित करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि DC ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। देखिए DC ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का जो काम रहता है वह रहता है कि मोटर की फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करना। 22 नंबर का प्रश्न है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वहाँ पर टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर कि कंट्रोल पैनल में जी चैनल का उपयोग क्या है। तो देखिए जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें जी चैनल का उपयोग करते हैं हम लोग टर्मिनल कनेक्टर को ठीक करने के लिए। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि AC मोटर के स्टेटर के कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो विद्युत डिग्री होता है यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 गुणे नंबर ऑफ पोल यानी कि 180 गुणे पोलों की संख्या के बराबर होता है। 25 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो वो है आपका कोयला। 26 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाए गए अनुसार हिस्टैरिसीस मोटर के यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्ष पार्ट आपको ये दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट आपका शेडिंग कॉइल कहलाता है। तो शेडिंग कॉइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेडिंग कॉइल। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रोटेटिंग फील्ड टाइप के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या लाभ है। तो देखिए रोटेटिंग फील्ड टाइप के अल्टरनेटर का उपयोग करने का लाभ है कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर सोलर सेल में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोलर सेल में जो मटेरियल यूज किया जाता है वह आपका सिलिकॉन का रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन है AC 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप में प्रतिशत की गणना करने के लिए किस फार्मूले को यूज किया जाता है। तो रहता है आपका NS - NR बटे NS × 100। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज होता है, ठीक है, इसमें जो इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है तो ये आपका आता है 10.8 वोल्ट। 31 नंबर का प्रश्न है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवर लोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो पैनल बोर्ड में डिवाइस जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है वो आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये जो आपको लॉजिक गेट दिखाया गया है ये किसका दिखाया गया है। तो ये जो लॉजिक गेट दिखाया गया है दोस्तों यह आपका एंड गेट का है। ठीक है, एंड गेट में है यानी कि इसके लिए कहा जाता है एंड गेट में A क्रॉस B, इसी को एंड गेट कहते हैं। यानी कि A और B दोनों आपका 1 1 रहेगा तभी आपका 1 आता है, अन्यथा कोई भी मान 1 रहेगा और 1 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो ये आपका हो जाएगा एंड गेट।
33 नंबर का प्रश्न है कि कौन से इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में जो काम करता है वह पर सिंक्रोनस कन्वर्टर होता है। 34 नंबर का प्रश्न है डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का क्या कारण है। तो डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का मेन कारण है कि जो फील्ड प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से ऊपर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की असिस्ट करने की प्रक्रिया क्या है। तो रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की असिस्ट करने की जो प्रक्रिया है वह आपका अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है चित्र में दर्शाया गया एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो ये आपको दोस्तों जो सिंगल फेज एसी मोटर दिखाया गया है ये आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का फिगर दिया गया है। ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध जो होते हैं इसको मापने के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एम्पलीफायर न्यूनतम डिस्टॉर्शन के साथ दिया गया लाभ उत्पन्न करता है। तो ये आपका रहता है वोल्टेज एम्पलीफायर। अब देखिए दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह आपका प्राइस कैटलॉग या सरकारी विभाग, यहाँ पर आपका देखिए कह रहा विच प्राइस कैटलॉग, ये मतलब ये सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, ये प्राइस कैटलॉग मतलब होता है आपका मूल्य सूची। ठीक है, मूल्य सूची। हिंदी आपका गलत है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग इंग्लिश इसका पढ़ेंगे कह रहे व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। ठीक है, कह रहे उस बुकलेट का नाम बताइए जिसमें विभिन्न प्रकार के रेटें के टर्म दिए रहते हैं। तो आपका तो बुकलेट जो रहेगा जो कि प्राइस से रेट से संबंधित रहेगा तो वो आपका प्राइस कैटलॉग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो हिंदी दिया गया है यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर कहा गया कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, ये आपका सरकारी विभाग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया, तो हिंदी के हिसाब से हिंदी सही है, इंग्लिश वाले के हिसाब से आपका इंग्लिश सही है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए जो प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है वो सरकारी विभाग होता है, और उस बुकलेट का नाम बताइए जिसमें सारे रेट रहते हैं, तो आपका मूल्य सूची या प्राइस कैटलॉग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि विकृति की इकाई क्या होती है। विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती क्योंकि विकृति बराबर होता है डेल्टा एल बाई एल। तो लंबाई अगर मीटर में है और परिवर्तन भी अगर मीटर में, तो मीटर मीटर कट जाता है, तो कोई भी यहाँ पर मात्रक नहीं निकल कर आता है। तीसरा प्रश्न है कि जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसमें जो हम लोगों का सिंपल यानी साधारण ब्याज रहता है उसमें आई किसको बताता है, ये आपका इंटरेस्ट को बताता है, आर कैपिटल आर रेट को बताता है, प्रिंसिपल पी को बताता है, ईयर स्मॉल एन को बताता है। ठीक है, चौथा यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर ए गुणे ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, इसका करेंगे तो 1 देखिए 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 1 रिटर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए क्रय विक्रय वाले में यहाँ पर जो चैप्टर आता है इसमें सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य एसपी का फुल फॉर्म। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है चित्र में स्विच को पहचाने। तो ये जो आपको स्विच दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका टम्बलर स्विच। ठीक है, टम्बलर स्विच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि 250 वोल्ट से कम वोल्ट तक क्या कहलाती है। 250 वोल्ट से कम वोल्ट तक जो होती है आपका लो टेंशन कहलाता है। वेव फॉर्म को पहचानिए। तो ये जो आपका वेव फॉर्म दिखाया गया है ये आपका साइन वेव फॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, चौथा चित्र में पहचानिए। तो ये जो है दोस्तों फिगर जो है आपका एसी का है, ये आपका डीसी का रहता है, इससे सीधी लाइन। तो ये आपका एसी का फिगर दिया गया है, डीसी का आपका एक सीधी लाइन रहेगा। ठीक है, फिर ये आपका इसी तरीके से बंद रहेगा जैसे यहाँ पर ये बंद है। पांचवा यहाँ पर एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है। तो देखिए एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन होती है वह आपका ट्रांसफार्मर कहलाता है।
मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि सर्वे करते समय याद रखने योग्य 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन से हैं? देखिए, सर्वे करते समय याद रखने योग्य 3 जो महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, लिसन, ऑब्जर्व और लर्न। सुनना, निरीक्षण करना और सीखना होता है। दूसरा है कि टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, ये सब क्या है? तो ये सब आपके नेमिंग वर्ड हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर कहा गया है देयर आर, यहाँ पर हो जाएगा स्पेशियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? तो रहता है आपका सस्टेनेबिलिटी। पांचवा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बनाता है तो पहला कदम क्या होगा? तो यह होता है कि जाने की, वहाँ यात्रा करने की और रहने की कितना खर्चा आएगी, अर्न और सेव करना चाहिए। ठीक है। छठा प्रश्न है किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए। यदि संभव हो तो सरल वर्ड और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। सातवां प्रश्न है कि व्यवहार एक कोड है जो सम्मान, मूल्यों और व्यावसायिकता पर आधारित है। ये रहता है आपका वर्क प्लेस इटिकेट, कार्यस्थल शिष्टाचार। आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल कौन है? ये आपका नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। नौवां प्रश्न है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति यानी कि प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना आपका डेटा कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है। देखिए, मानव संसाधन जो होता है ये आपके स्टाफ होते हैं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आर ह्यूमन स्टाफ, योर स्टाफ। देखिए, आपके यूट्यूब वीडियो पर टिप्पणी का जवाब देने का कारण क्या है? तो इससे दोस्तों होता है जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा अगर ये इस तरह के और वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, निम्न में से कौन सा सुव्यवस्थित रिज्यूम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है? तो है आपका सरल डिजाइन और पढ़ने में आसान शब्द। 14 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि अगर आपका सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो फील करना चाहिए कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि एक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाईफाई बोलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि यह तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी दूसरे चीज़ों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वह है आपका मार्केट सर्वे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमेशा अपना काम समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है, तो आपका रहता है कमिटमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है? तो देखिए, जो एक अच्छी कार्य आदत है वो आपका है कि ड्रेसिंग नीटली, साफ सुथरे कपड़े पहनना आपका एक अच्छा कार्य आदत है। 20 नंबर का प्रश्न क्या है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो स्किल कोर्स सेक्शन देखना होगा। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने के लिए मदद कर सकता है? तो यह रहता है आपका चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें? तो ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में संलग्न करना चाहिए। ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न कहा गया है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति फोटोग्राफी का शौकीन है और अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है, तो उसे शुरुआत में क्या करना चाहिए? तो फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्सेशन होता है। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें। देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी इन ए लोकेलिटी, द एरिया इज, यहाँ पर हो जाएगा ड्राई। ठीक है। दोस्तों, जिनको
पीडीएफ लेना है आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं IIT NCVT का, तो वहाँ पर भी इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।